हेलो गाइज। आज हम समझते हैं कानून को। कानून क्या होता है, जिसको हम विधि कहते हैं, ये क्या होता है। सबसे पहले कानून को इंग्लिश में लॉ कहते हैं और ये लॉ जो है जर्मनी के शब्द लैग से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्थिर या निश्चित। यानी जो चीज़ नहीं बदलती है, जो स्थिर है, उसे हम कानून कहेंगे। तो हम एक एक शॉर्ट परिभाषा तो हम यहीं से निकाल लेते हैं कि ऐसा नियम जो सभी परिस्थितियों में सभी स्थानों पर एक समान रूप से लागू हो सके, कानून कहलाते हैं। जो सामान्यतः स्थायी रहे, वो कानून कहलाते हैं। अच्छा, कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या होता है कानून? क्यों बनाया जाता है कानून? कानून का निर्माण किसी भी समाज में रहने वाले व्यक्तियों को, लोगों को अनुशासित रखने के लिए किया जाता है। समझ पा रहे बातों को? यानी किसी समाज में अगर लोग रह रहे हैं और उन लोगों में अगर कोई नियम या कानून नहीं होंगे तो वो समाज में अनुशासन नहीं होगा, और अनुशासन के बिना समाज उन्नति नहीं कर सकता है। और अगर मैं राष्ट्रीय कानून की बात करूं, किसी देश के कानून की बात करूं, तो किसी भी देश में रहने वाले लोग अनुशासित रह सकें, जिससे उस देश का हित हो सके, उस देश का उत्थान हो सके, इसके लिए हमें नियम बनाने पड़ते हैं। और उस देश के लोगों को अनुशासित रखने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को क्या कहेंगे? उस देश के कानून कहेंगे। और हर देश का अपना अपना एक कानून होता है और उस कानून को उस देश में रहने वाले सभी लोगों पर लागू किया जाता है और लोगों को उसको मानना पड़ता है। यानी बाध्य होते हैं उन कानूनों को मानने के लिए लोग। और एक और चीज़ समझते हैं कि कानून जो है एक आवश्यकता है, समाज की एक आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता है। अगर कानून नहीं होंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि वो समाज या वो देश अव्यवस्थित हो जाएगा, और देश अगर अव्यवस्थित हो जाएगा तो वो कैसे प्रगति करेगा, कैसे उन्नति करेगा? क्या तुम्हें समझ आ रही है यहाँ तक की बात है? परिभाषा को, जब मैं वो परिभाषा बोल रहा हूँ तो उसके साथ साथ जो टॉपिक लिखा गया है डेफिनेशन, उसमें से अगर साथ में पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पर हमें आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून को कैसे समझे? राष्ट्रीय कानून जहाँ हम समझ चुके हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून को समझने के लिए अब हमें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। आज का जो युग है वो अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है। क्या मतलब है इसका? कि आज संसार के सभी देश दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। कोई भी देश अपने आप में आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि किसी भी देश की ज़रूरतें अपार हैं और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी अकेले राष्ट्र के पास इतने संसाधन नहीं हो सकते कि वो बिना किसी दूसरे राष्ट्र से संबंध बनाए अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर ले। इसलिए उसे आवश्यकता पड़ती है कि अनेक अनेक देशों के साथ संबंध स्थापित करे। और आज ये देखने को भी मिलता है, वर्तमान समय में जो जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र हैं, इनके संबंधों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। हर कोई देश अलग अलग देशों के साथ संबंध बनाना चाहता है और आज के समय में ये संबंध एक दूसरे से बनाने की जो चेष्टा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। और जिनके संबंध बने हैं वो और अधिक मजबूत करना चाहते हैं ताकि उनके संबंध बनते रहें। अब देखो, जहाँ संबंध बनेंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशन में आएंगे, तो कुछ ना कुछ वाद विवाद भी होगा। इन संबंधों को कैसे हम रेगुलेट करेंगे, कैसे इन संबंधों का नियमन करेंगे, इसके लिए अब जो हम नियम बनाएंगे, जो ये अनेक दुनिया भर के देशों के जो संबंध है, इनका नियमन करने के लिए जो हम नियम बनाएंगे वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आएंगे। तो हम कैसे परिभाषित करें? दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के संबंधों, व्यवहारों, वाद विवाद का नियमन करने के लिए, तथा साथ में अगर कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति में कोई भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो कैसे वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बने रहे, इसके लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं कि राष्ट्रीय कानूनों को लागू करवाने के लिए, राष्ट्र में रहने वाले लोगों के ऊपर उन कानूनों को लागू कराने के लिए राष्ट्र की एक सत्ता होती है। सत्ता शक्ति के बल पर राष्ट्र के कानून लागू किए जाते हैं राष्ट्र में रहने वाले लोगों के ऊपर। परंतु दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में ये चीज़ नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून, जितने भी देश उस कानून के दायरे में आएंगे, जितने भी सभ्य राष्ट्र, यहाँ पर बोलेंगे इनको सभ्य राष्ट्र, मतलब उस कानून के अंदर बधे हुए जो लोग, उसके अंदर जो बधे हुए लोग, राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों की उस कानून के प्रति अपनी क्या मान्यता है और उनकी क्या सद्भावना है, वही इन कानूनों को लागू करवा पाएंगे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी एक केंद्रीय सत्ता या शक्ति नहीं होती है जो जबरदस्ती या मजबूरन हर राष्ट्र को इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को पालन करने के लिए उनको बाध्य करेगी। ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है।
और अगर ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी तो इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को का पालन कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून स्वतंत्र तथा सभ्य राष्ट्रों की मान्यता तथा उनकी सद्भावना से लागू होते हैं। समझ पा रहे हैं? बाद में हम धीरे धीरे जब हम ये पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है या नहीं है, अलग अलग क्या विचार हैं या फिर इनके क्या स्रोत हैं, वहाँ पर भी ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 1780 में अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग जर्मी बेंथम ने किया था। 1780 में जर्मी बेंथम ने सबसे पहले ये शब्द प्रयोग किया था अंतर्राष्ट्रीय विधि, और ह्यूगो ग्रोशियस को अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्मदाता माना जाता है। ह्यूगो ग्रोशियस का एक बहुत बड़ा योगदान है अंतर्राष्ट्रीय विधि निर्माण में। उन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस 1625 में, तो वहाँ पर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि को समझाया है। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए ह्यूगो ग्रोशियस अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्मदाता कहा जाता है। अब समझते हैं, जरा कुछ परिभाषाओं के ऊपर बात करते हैं। तो ओपेनहाइम की परिभाषा क्या है? ओपेनहाइम अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्रथाओं तथा परंपराओं का एक ऐसा समूह मानते हैं जो सभ्य राष्ट्र अपने आपसी संबंधों में वैधानिक रूप से बाध्य मानते हैं। आप समझ पा रहे बातों को? जितने भी राष्ट्र राज्य इस कानून के दायरे में, इस समुदाय के अंदर बंधे हुए हैं, तो उनमें ये कानून क्या है? उनकी परंपराओं और प्रथाओं का एक समूह है, और वो राज्य जो है अपने संबंधों के नियमन के लिए इस एक वैधानिक तरीके से अपने आप को एक बाध्य मानते हैं। ये ओपेनहाइम ने बोला था। और गिलक्राइट की अगर मैं बात करूं तो वो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे नियमों का समूह है जो सभ्य राष्ट्रों द्वारा अपने पारस्परिक व्यवहारों के क्रियान्वयन में पालन किया जाता है। दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, ये लोग अपने पारस्परिक व्यवहारों का क्रियान्वयन कैसे करेंगे? तो उसके लिए नियमों का जो समूह होगा, जिससे कि उनके आपस के जो रिलेशन है उनका क्रियान्वयन हो सके, तो उसके लिए जो नियमों का समूह बनेगा उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून कहेंगे। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ आप उसकी डेफिनेशन भी नोट्स से देखेंगे इमेज में, तो आपको ज़्यादा क्लियर होने लगेगा। और इसका पालन कैसे करेंगे? इतने में पूरा नहीं हो जाता। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय कानूनों को लागू करवाने के लिए एक केंद्रीय सत्ता और शक्ति बैठी रहती है, पर ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में कोई ऐसी शक्ति नहीं होती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि इनको हर देश को लागू करने के लिए उनकी बाध्यता बनाएगी। इसलिए उसके आगे उन्होंने बोला कि प्रत्येक राष्ट्र अपने नैतिक तथा सुविधा के अनुसार इन नियमों का पालन करते हैं। गिलक्राइट की परिभाषा को मैंने डिफाइन किया यहाँ पर। अच्छा, प्रोफेसर हॉल क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के हुए नियम हैं जिनमें आधुनिक सभ्य समाज मतलब दुनिया भर के तमाम सारे राष्ट्र अपने को बंधा हुआ मानते हैं। कानून जो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो आचरण के ऐसे नियम हैं जिसमें आज के सभी राष्ट्र अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। अच्छा, इनका पालन कैसे करेंगे? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ केंद्रीय सत्ता तो है ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वे नियमों की शक्ति ऐसी होती है जैसे कि मनुष्य के अंतरात्मा में शक्ति होती है। आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से इन्होंने परिभाषित किया है। चलिए, अब हम यहाँ पर एक और बात समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या अंतर है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय कानून एक राष्ट्र की सीमा तक सीमित रहेगा, किसी भी देश का जो कानून होगा उस देश की सीमाओं तक सीमित रहेगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो अत्यंत व्यापक रहेगा, यानी वो दुनिया भर के तमाम सारे उन सभी राष्ट्रों पर, सभ्य राष्ट्रों पर, स्वतंत्र राष्ट्रों पर लागू होगा जो भी उसके अंदर अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे या अपने आप को बांधेंगे उस कानून के अंतर्गत। दूसरा, राष्ट्रीय कानूनों का प्रमुख स्रोत क्या है? राष्ट्र की व्यवस्थापिका है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्रोत राष्ट्रों के बीच पारस्परिक समझौते तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अभी हम अलग से पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्रोत क्या है, राष्ट्रीय कानून कैसे बने, राष्ट्र की व्यवस्थापिका, राष्ट्र के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों से लेकर हमने अपने देश के कानून लिखे हैं। जो भी आवश्यकताएं अपने देश में अपने देश के व्यक्तियों को नियमित करने के लिए और अपने देश के लोगों को अनुशासित करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ेंगी, उन चीज़ों को आधार मान के हम अपने राष्ट्र का कानून बनाएंगे। परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्रोत क्या रहेगा कि अनेक सारे जो राष्ट्र हैं इनके बीच में जो पारस्परिक समझौते हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बने हुए हैं, इनसे मिला जुला के हम अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाएंगे। हाँ, अभी मैं इसको अलग से टॉपिक में ज़्यादा क्लियर करूंगा। तीसरा चीज़, राष्ट्रीय कानून राष्ट्र की प्रभुसत्ता के बल पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये बात मैं बार बार समझा रहा हूँ कि जो राष्ट्र का कानून होगा, किसी देश का कानून होगा, जो उसकी प्रभुसत्ता उसके बल पर निर्भर करेगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्र की अभिमति पर निर्भर करेगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून को कौन चलाएगा? ऊपर से कोई ऐसी सत्ता तो है नहीं, तो क्या करेगी? जो राष्ट्र है उनकी अभिमति पर निर्भर करेगा। अगर मानना है तो मानेगा, नहीं मानना है तो भी कोई ऐसी सत्ता नहीं है। लेकिन क्या होगा उसका परिणाम, वो हम बाद में आगे खींचेंगे। अभी हम केवल
अंतर समझ रहे हैं। राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था है। बिल्कुल, अगर आप किसी देश में रह रहे हैं, वहाँ का जो कानून बना हुआ है, अगर उसको आप पालन नहीं करेंगे तो जो सत्ता शक्ति है वो आपको दंडित करेगी, दंड की व्यवस्था है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर कोई निश्चित दंड का निर्धारण नहीं किया जा सकता। कैसे आप किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक दंड का निर्धारण करेंगे? ये एक अंतर है राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून में। राष्ट्रीय कानून में क्या होगा, अगर उसका उल्लंघन कोई करेगा तो एक दंड दिया जाएगा और इस दंड के भय से उनका पालन करेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय कानूनों का पालन क्या होता है? दंड के भय में किया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन राष्ट्रों के संबंधों, राजनीतिक, कूटनीतिक व आर्थिक क्षति के कारण किया जाता है। बिल्कुल, ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। किसी राष्ट्र का कानून का पालन लोग क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कानून का उल्लंघन करेंगे और हम अगर अव्यवस्था फैलाएंगे और तो हमें क्या होगा कि जो राष्ट्र की प्रभुसत्ता है वो हमें दंडित करेगी। उस दंड के भय से हम राष्ट्रीय कानूनों को का पालन करते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय सत्ता बल तो है नहीं, तो किस दंड के भय में वो किस लिए करेंगे कि जो हमने जो समझौते बना रखे हैं आपस में, जो हमारे संबंध हैं, राजनीतिक संबंध हो सकते हैं, कूटनीतिक संबंध हो सकते हैं, आर्थिक संबंध हो सकते हैं, तो कहीं अगर हम इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो इन संबंधों को क्षति प्राप्त होगी। इस भय में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कानून क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होता है। कानून क्या है? नियम है जो हमें पालन करने पड़ते हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि नियमों के अभाव में अनुशासन नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा तो फिर अभद्रता फैल जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगा समाज, जिससे राष्ट्र या समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या है? अनेक सारे देशों के बीच में सभ्यताओं और उनकी मान्यताओं का एक ऐसा समूह बनाएंगे और जिसमें जितने भी राष्ट्र उसको मानेंगे तो उन राष्ट्रों के जो संबंध बनेंगे उनको नियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून काम करते हैं। एक एक परिभाषा को उसके साथ साथ नोट्स के साथ देखेंगे तो आप समझ आएगी। अच्छा, इतना सब समझने के बाद मैंने भी अपने अकॉर्डिंग एक परिभाषा को बनाया है। अब मेरी परिभाषा क्या समझ आती है कि आज के डेट में अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राष्ट्रों के बीच स्वार्थ संबंधों के ऐसे समझौते होते हैं। देखिए, इसको थोड़ा गहराई में समझाता हूँ। कानून कैसे बनेंगे? अंतर्राष्ट्रीय कानून, दो राष्ट्र होंगे, उनके बीच में अब कानून कैसे बनेगा? दोनों राष्ट्र अपने हितों के लिए कुछ समझौते करेंगे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ज़रूरतें तो एक राष्ट्र से होंगी नहीं। अगर स्वार्थ नहीं होगा, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के से अगर कोई स्वार्थ नहीं होगा तो उनके बीच में समझौता नहीं होगा। तो क्या कह रखा है? अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राष्ट्रों के बीच स्वार्थ संबंधी ऐसे समझौते होते हैं जिनका पालन स्वार्थ संबंधों की क्षति के भय में किया जाता है। बिल्कुल, और जिससे राष्ट्र को आर्थिक क्षति हो सकती है। आप समझ रहे हैं? तो इसकी गहराई को समझेंगे। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ जो समझौते करेगा उसके पीछे उनका स्वार्थ होगा, उस स्वार्थ में हम समझौते बनाएंगे और वही समझौते कानून है। अभी हम कानूनों के स्रोत में इसको डिस्कस करेंगे तो वही समझौते कानून बनेंगे। जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो किसी एक संस्था के अंतर्गत काम करना चाहते हैं तो वो दोनों आपस में क्या कर देंगे? एक समझौता बना देंगे। और समझौता में क्या उन्होंने अपने समझौते के अनुसार कुछ कंडीशन रख दी है। अब देखो कंडीशन, एक चीज़ समझो, ये दोनों लोग किसी एक प्रभुसत्ता के बल पर नहीं बना रहे हैं समझौते, बल्कि ये अपने स्वार्थ के उसमें करा रहे हैं। ए और बी का आपस में समझौते बनाने का ज़रूर दोनों का आपस में स्वार्थ होगा। और ये इन कानूनों का पालन क्यों करेंगे? अब कानूनों का पालन इसलिए करेंगे कि अगर ये दो लोग समझौते का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? इनको आर्थिक क्षति हो सकती है, यानी जो इनके संबंध हैं, स्वार्थ संबंध जो बने थे, इनको क्षति हो सकती है। इसी भय में ये क्या करेंगे? उस समझौते का पालन करेंगे। यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। तो इस परिभाषा को जो मैंने अपने अकॉर्डिंग बना रखी है, इसको भी ध्यान से देखेंगे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल यही होता है, आधार यही जाता है। ठीक है, यहाँ तक एक टॉपिक हमें समझ में आ गया है।